हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की, जिसके बारे में कुछ इसका बिजनेस मॉडल मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग। और भाई Q2 FY26 के रिजल्ट आना शुरू हो गए और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है। और उससे पहले हम बात स्टार्ट करें तो मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दूसरी ये भी निवेदन करता हूँ कि किसी के कहने से आप किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा आपका बहुत ही वैल्यूबल होता है और जिसमें आपके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। तो पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए, NBFC बैंक है और बैंक का काम होता है कि एक मतलब भाई जब आपको लोन देते हैं प्रॉपर्टी के अगर मॉर्गेज करके, तो वो प्रॉपर्टी को दूसरे लेंडर के पास रख देते हैं और जब EMI हिसाब से पैसा तो उसे भी दे देते हैं। तो बीच में ये क्या है, मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब ब्रोकर का काम करते हैं बैंक जो भी बिजनेस करते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल होता है और ये सभी NBFC भी करते हैं। और दूसरी बैंकों की लायबिलिटी ज़्यादा होती है, कैश रिजर्व, क्योंकि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना। और शॉर्ट टर्म मतलब सेविंग अकाउंट के और करंट अकाउंट के, और जो लॉन्ग टर्म की जो जिसे सब समय अवधि जमा कहते हैं, और वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इन पर अलग तरह की लायबिलिटी रहती है। तो इन्हें कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है और SLR भी मेंटेन करना पड़ता है, जो कि RBI के साथ काम करते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल का पार्ट है। दूसरी बात करें इनकी बिजनेस मॉडल को, पहले इनका जो बिजनेस मॉडल था होलसेल, जो इनका लोन बुक था, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। पहले इनका 86% के लगभग वो लोन था, अब इसको घटाकर 20% ही ये लोन देते हैं। जो वैल्यूबल बढ़िया इनके कस्टमर हैं उनको लोन देंगे, बाकी मतलब जो आ गया उसे दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बढ़िया बात है। अब इनके पास पैसा बहुत सारा बचता है, तो करते ये कर क्या रहे हैं फिर इसके बाद? देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर मतलब रिटेल जो कस्टमर है इनका, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे MSME में, तो भारत में अगर MSME की बात करें तो 7 करोड़ के लगभग MSME है। तो MSME के साथ अगर ये टाई अप करते हैं तो उन्होंने देखो 14% पहले ये सेक्टर को देते थे, अब उन्होंने बढ़ा के 80% कर दिया। तो MSME एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है और बहुत सारी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसके बिजनेस को मॉडल को समझ लेते हैं कि MSME काम कैसे करते हैं। देखिए, MSME काम करते हैं B2B बिजनेस काम करते हैं। B2B बिजनेस का मतलब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए आप, कि अगर MSME है कोई ऑर्डर पे काम करता है, जैसे हम ले लिया एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जब गाड़ी बनाती है तो बहुत सारी चीज़ें, रबड़ के बहुत सारी चीज़ें लगाती है, शीशे भी लगाती है, गाड़ी पर लाइट भी लगाती है, और कुछ फैंसी आइटम भी लगाती है, कवर भी लगाती है, सीट भी लगाती है, बहुत सारी चीज़ें लगाती है, लॉट ऑफ चीज़ें लगती हैं गाड़ी में। तो अब ऐसा तो नहीं ना, तो एक FMCG बनाती है, तो कई FMCG अलग अलग ऑर्डर देते हैं, कोई आप हमें लाइट सप्लाई करिए, आप हमें रबड़ इस्तेमाल सप्लाई करिए। तो ये ऐसी मॉडल होता है। अब मान के चलो बड़ी कंपनी कौन होती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। MSME बहुत छोटी होती है। तो जब अगर कोई ऑर्डर उन्होंने दे दिया किसी MSME में, तो MSME को जब ऑर्डर दे देते हैं तो MSME इन्हें माल सप्लाई करती है। तो इनको जो पेमेंट करना हो महिंद्रा एंड महिंद्रा को, तो वो पेमेंट की जो शर्त है कौन डिसाइड करेगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगा, MSME तो करेगा नहीं। अगर MSME कहेगा नहीं मुझे साधारण पेमेंट चाहिए, तो महिंद्रा महिंद्रा कहेंगे भाई ऐसा करो तुम जाओ, हम तुमसे माल नहीं लेते। तो ये यहाँ MSME नहीं कह सकते। तो इससे होता क्या है कि जब जो MSME माल दे देते हैं इनको महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इनके रिसीवेबल बढ़ जाते हैं। रिसीवेबल का जो डे होता है वो भी बढ़ जाता है। तो वो तो भाई अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात करें, इनने भाई जो MSME इन्होंने मटेरियल कहीं से उधार लिया, तो उसे इनका पे भी बढ़ जाता है, जो पे देना है इनको उसके डे भी बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनकी बढ़ जाती हैं। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इनके पास क्या होता है? इनके पास इन्वेंट्री में माल खरीदने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने को पैसे नहीं रहते। दूसरी बात, जो सैलरी देनी है एम्प्लॉय को वो भी पैसा नहीं होता। मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है वो पैसा इनके पास कैश क्रंच कर जाता है। तो ये करते क्या? ये जाते हैं सीधे बैंक के पास और बैंक से कहते हैं कि हमें लोन चाहिए, ये हमारा बिजनेस है। तो बैंक ये पूछता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, किसको माल सप्लाई करें। तो उन्होंने कहा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब नाम सुनते हो तो वो उससे कन्फर्म करते हैं जो एंकर है इनका, कि आप इनसे क्या माल खरीद रहे हैं? बोले हाँ हम ले रहे हैं। तो क्या इनको हम लोन दे दें? मतलब इस प्रकार का कुछ रहता है उनका। तो अब कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मतलब एक प्रकार से गारंटर का काम करता है एंकर। जो बड़ा प्लेयर है वो एक प्रकार गारंटर का काम करता है। और फिर मतलब IDFC फर्स्ट ने क्या करा, उस MSME को पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया उसने क्या करा, उससे जो रॉ मटेरियल खरीदा उसका पेमेंट कर दिया, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। जब अपने एम्प्लॉय से तो उसका बिजनेस रन करने लगा। अब मानो चलो महिंद्रा ने उनको पेमेंट कर दिया, मतलब जो भी माल सप्लाई किया उन्होंने, जब पैसा जब उनके पास आया उन्होंने क्या, वो लोन उठा के किसको दे दिया? पैसा दे दिया किसको? IDFC फर्स्ट को दे दिया, मतलब बैंक को पैसा वापस कर दिया। तो इनके क्या हुआ, जो MSME है उसकी क्रेडिट वैल्यू वहाँ बढ़ गई कि भाई बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं हमें इनके बिजनेस के साथ। और बैंक को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, उनका काम चल गया, उनका बिजनेस सर्कुलेट कर गया। तो ये MSME के साथ ये बिजनेस मॉडल काम करता है।
इस प्रकार से तो इसमें IDFC फर्स्ट बैंक को या कोई भी बैंक को उनको कोई लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना है। तो ये बात आपको समझ। दूसरी बात आती है इनका जो बिजनेस दूसरा मॉडल है मॉर्गेज वाला। मॉर्गेज का बिजनेस की बात करें तो इनका 5% था, इसको बढ़ा के ना 29% कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो प्रकार की चीज़ आती है मॉर्गेज में। एक तो प्रॉपर्टी आती है, गाड़ी आती है, जो भी चीज़ है। तो प्रॉपर्टी का समझ लिया, तो प्रॉपर्टी आपने भाई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया, जैसे घर बनवाने के लिए लिया है। घर बनवाने में दो चीज़ होता है, P+C होता है, मतलब प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन पर। तो आपने लिया, प्रॉपर्टी के पेपर रख लिए, राइट। तो प्रॉपर्टी के पेपर आपने लोन दे दिया। अब क्या करा IDFC फर्स्ट बैंक, जो प्रॉपर्टी के लोन है उसने के लिए बड़े लेंडर को रख दिया, जिससे ये पैसा लेते हैं, जैसे RBI है या हाउसिंग बैंक है, उसे रख दिया। तो आपसे EMI आई और बैंक के पास आई, बैंक ने क्या अपने लेंडर को दे दिया। तो बीच में जो इनको प्रॉफिट हुआ नेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो कैसे होता है, जैसे मान के चलो भाई कस्टमर को इन्होंने 8% पे दिया लोन और इन्होंने माल पैसा कितने पे लिया 6% पे। तो इन्होंने 8% से क्या है भाई EMI ले ली। अब जो इनका लेंडर है जैसे हाउसिंग बैंक, उसे देना तो 6% से इन्होंने EMI उसे दे दी, तो 2% इनका किसका बचा, बैंक का बचा। तो ये इनका प्रॉफिट होगा, ये इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो मॉर्गेज में ये भी फायदा होता है इनको। दूसरा मॉर्गेज होता है इनका गोल्ड का। गोल्ड का बिजनेस इन्होंने बढ़ा दिया। तो देखिए गोल्ड का यही क्या बढ़ा रहा है, पूरी सारी दुनिया में जितने NBFC हैं या बैंकिंग है वो सब गोल्ड का बिजनेस सब आ गए, क्योंकि गोल्ड में रिस्क जीरो रिस्क होता है, NPA होने का संभावना ही नहीं रहती है। क्योंकि गोल्ड में मान लो 100 रुपये का गोल्ड है और 70 रुपये का लोन देते हैं, अब बचे 30 रुपये। 30 रुपये में क्या करते हैं, अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है, लोन को नहीं पे करता है, तो 30% में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एडजस्ट हो जाता है, तो इनका पैसा पूरा निकला, तो NPA होने का मतलब ही नहीं होता। तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ लोन होता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं इनका रिजल्ट। लोन बुक की बात करें तो इनका 20% लोन बुक है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो इनका 5% के लगभग इनका ग्रोथ है। तो देखिए इस समय अगर डबल डिजिट में अगर कोई ग्रोथ लेके आए तो बढ़िया बात है। अगर हम बात करें HDFC बैंक का तो उसका तो ये भी नहीं, और जो बड़े बड़े बैंक हैं एक्सिस बैंक की बात करें तो वो भी नहीं है, और आप बात करें ICICI बैंक का उसका भी एक ग्रोथ नहीं है। तो आप ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा, आप इनका पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट उसको पढ़ के देखिए, सबके रिजल्ट आ रहे हैं धड़ाधड़। एक बैंक और है CSB, उसका भी रिजल्ट बढ़िया है। तो मैं ही नहीं कह रहा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप उनका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ देख लीजिए उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात करें इनका जो GNP है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स जो है, तो वो भी इनका कम है, मतलब 2% के अंदर है, 1.86% है। और अगर NPA की बात करें इनका तो 0.52% है, मतलब और भी कम है, मतलब 1% से कम है। तो आप ये इसको समझ लीजिए। तो मतलब एसेट क्वालिटी बढ़िया है, हालांकि है तो बड़ा हुआ लेकिन 2% से नीचे है। तो देखिए इस प्रकार का जब बिजनेस करते हो तो NPA रहना लाजमी है, वो इसमें ज़्यादा वैसी बात नहीं, ये तो बिजनेस मॉडल है। दूसरी डिपॉजिट की बात करें तो इनका एनुअल डिपॉजिट जो है ईयर ऑन ईयर 23% इनका ग्रोथ है डिपॉजिट का, और क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो 5% के लगभग इनका डिपॉजिट ग्रोथ है। अगर कासा की बात करें तो कासा में देखें 27% इनका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और दूसरा अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करेंगे तो इनका 9% के लगभग है। दूसरा नेट मार्जिन की बात करें, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 5.59% है ईयर ऑन ईयर, तो ये काफ़ी बढ़िया है। बड़ा बढ़िया का मतलब है इतना तो बढ़िया नहीं है खैर, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो आ ही रहा है। दूसरी बात करें इनका पैट की बात करें तो पैट इनका बहुत ज़्यादा है। पैट की बात करें तो 7.5%, मतलब 75% से अबव है। कहने का मतलब एक्चुअल में ये 75.6% है ईयर ऑन ईयर। अगर क्वार्टरली बात करें तो 23.8% है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ईयर अगर हम इनका ग्रोथ जो है बुक वैल्यू का जो ग्रोथ है 20% है, और उससे अगर इनका पैट की बात करें तो 75%, मतलब 75% ग्रोथ है इनका। तो वो देखें आपका 3 गुना भी है। तो इसका मतलब क्या है, इनको क्या मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज कब मिलता है, जब किसी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहता है, मतलब क्रेडिट कॉस्ट कम रहता है, एक्सपेंशन कम होता है। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी इन्होंने कैपिटल लगा रखे हैं, निवेश कर रखा है, जो एम्प्लॉय लगा रखे हैं, तो उस पर जो इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल मैक्सिमम है। तो जो उन्होंने जो भी पैसा लगाया उस पर जो मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है इनका, जो कैपिटल इन्होंने निवेश किया है। कैपिटल का मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा रखे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा। डिजिटली की बात करें तो आज देखिए डिजिटल का दौर है और सबसे डिजिटल है, तुरंत ऑनलाइन सारे काम होते हैं, तो इससे भी बिजनेस का जो सर्कुलेशन है वो तेजी के साथ बढ़ता है। तो इनका एक बढ़िया पॉजिटिव है, पूरा बैंक इनका डिजिटल है। डिजिटल का मतलब सारा इनका ऐप के माध्यम से काम होता है। कोई भी इनका सेल्स वाला बंदा कहीं भी खड़े होकर 2 घंटे के अंदर कोई भी लोन किसी को ले रहा है तुरंत अप्रूव कर देता है। जैसे बाइक लोन की बात करें और भी कोई लोन हो तो यह टाइम नहीं लगता, ऑनलाइन पेपर लिए स्कैन करें अपलोड करें वहाँ से अप्रूवल आया और तुरंत लोन हो गया। तो ये बढ़िया है, इससे बड़ा अच्छी चीज़ होती है।
तो इसी से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है और इसलिए इनका पेट मार्जिन ज़्यादा है। तो किसी कंपनी का अगर पेट मार्जिन ज़्यादा होता है तो उस कंपनी के मल्टीबैगर होने के चांस रहते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है पेट मार्जिन सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके लिए आपको बिजनेस क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। अगर ट्रैक नहीं करेंगे, अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर वहाँ पर सावधानी बरतना पड़ेगा। तो ये बढ़िया है क्योंकि ग्रोथ रेट है तो पेट ग्रोथ है, और पेट ग्रोथ है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो क्या मतलब अर्निंग टू पर शेयर है, मतलब पेट ग्रोथ है। मेरा कहने का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, अगर पेट ग्रोथ है, पेट ग्रोथ का मतलब नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है तो अर्निंग टू पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ गया, प्राइस टू क्या है पर शेयर बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया आपका। जब ईपीएस और पी दोनों बढ़ेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी बढ़ेगा। जब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट जो रिटर्न है इक्विटी है, मतलब जो कंपनी का या बैंक का पूरा एसेट है इक्विटी, उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर वो उसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होता है तो सो फॉर गुड। तो इस प्रकार के स्टॉक में मल्टीबैगर होने की संभावना रहती है, लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और क्योंकि उसको ट्रैक करते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आंखें और हार्ट बीट ट्रेंड होनी चाहिए, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई कमेंट करना वो भी कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, मैं तो यही कहूँगा। तो आप बाकी सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है, अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब मेरे चैनल के साथ रह सकते हैं, वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें सिखाऊँ, चीज़ें बिजनेस को ट्रैक कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना ही मेरे कहने से ना किसी दूसरे कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल करें। तो आशा करते हैं और यहीं पर बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।